My dear students, today I am going to explain new topic. The name of this topic is reconstruction. रिकॉन्स्ट्रक्शन मीन्स होता है फिर से निर्माण करना। जैसे कि आप जान चुके हैं कि पीछे में हिटलर ने किस प्रकार विषम परिस्थितियों का सामना किया। फिर इस विषम परिस्थितियों का सामना करने के बाद उसे चांसलरशिप की पदवी दी गई। चांसलरशिप में वह बन जाने के बाद अब वह जर्मन को एक शक्तिशाली कंट्री के रूप में करना चाहता था। इसके लिए वह अपने इकोनॉमिकल स्टेटस एंड पॉलिटिकल स्टेटस दोनों को हाई किया और उस हाई के द्वारा वह आगे की तरफ अग्रसर हुआ। तो इसके लिए उसने रिकॉन्स्ट्रक्शन किन किन चीज़ों का पुनः निर्माण किया। देखिए, सबसे पहले हिटलर ने अर्थव्यवस्था जो इकोनॉमिकल स्टेटस था, ठीक है, उसकी रिकवरी की। मतलब अर्थव्यवस्था को पहले सही मार्ग पर लाया। इसको लाने के लिए एक अर्थशास्त्री का सहयोग लिया, जिस अर्थशास्त्री का नाम था हजरमर। हजरमर जो अर्थशास्त्री थे, उनके माध्यम से उन्होंने यह काम, यह जिम्मेदारी उनको हैंड ओवर किया। इसके बाद हजरमर ने सबसे पहले क्या किए, सरकारी पैसे से चलाए जाने वाले रोजगार कार्यक्रम को जरिए बहुत सारे प्रोडक्शन, रोजगार जरिए जाए बहुत सारे प्रोडक्शन जो था, प्रोडक्शन में, उत्पादन में, पैदावार में तेजी किए। और उन्होंने क्या किया कि फुल एम्प्लॉयमेंट थ्रू द स्टेट फंडेड विथ वर्क क्रिएशन प्रोग्राम के द्वारा, मतलब एक स्तर रोजगार उपलब्ध करवाने का लक्ष्य उन्होंने तय किया। इसके बाद उन्होंने सुपर हाईवे, जर्मन में सुपर हाईवे और जनता कार, फॉक्सवैगन, वॉक्सवैगन जनता कार, और इसके बाद इन सब चीज़ों को उन्होंने परियोजना प्रोजेक्ट चलाई। मीन्स पहले पैसेज में यह कहने का अर्थ है कि हिटलर अपने एक इकोनॉमिस्ट जो कंधे से कंधे मिला के उनके साथ चलता था, उसको वह उसमें इन्वॉल्व किए और उस हजमर के द्वारा यह काम पूरा हुआ। फिर दूसरे पैसेज में बताया जा रहा है, इन फॉरेन पॉलिसी, जो विदेशी नीति थी उसने विदेशी नीति के पर भी कामयाबी प्राप्त की। शीघ्र एक्वायर्ड क्विक सक्सेस, शीघ्र ही कामयाबी प्राप्त की। और 1933 में उसने लीग ऑफ नेशन से अपने आप को अलग कर लिया। क्यों अलग कर लिया? क्योंकि वह जान रहा था जब तक हम उस संस्था के साथ, अन्य देशों के साथ कनेक्ट रहेंगे तो उस पर तरह तरह की पाबंदियां रहेंगी। तो उस पाबंदियों से मुक्ति पाने के लिए उसने क्या किया, अपने आप को सेपरेट कर लिया, उस ग्रुप से अलग कर लिया। फिर इसके बाद 1933 में उसने लीग ऑफ नेशन से अपने आप को अलग किया। फिर 1936 में राइलैंड पर दोबारा कब्जा कर लिया। अर्थात राइलैंड जो रूहल का सबसे फेमस इंडस्ट्रियल एरिया था, जिसपे फ्रांस ने कैप्चर करके रखा था, पीछे हम लोग पढ़े थे, तो उसको उन्होंने पुनः वापस ले लिया। और वापस लेने के बाद वह उस पर अपने व्यवसाय के लिए आगे किया। फिर उसने 1938, फिर इसके बाद 1938 में ऑस्ट्रेलिया और इन कैप्चर कर लिया। इसके बाद एंड इंटीग्रेटेड ऑस्ट्रेलिया एंड जर्मनी, और ऑस्ट्रिया को जर्मनी में मिला लिया, ऑस्ट्रिया को जर्मनी में सम्मिलित कर लिया। फिर इसके बाद
उसने क्या किया कि चेकोस्लोवेकिया के कब्जे वाले जर्मनी भाषा स्विट्जरलैंड चेकोस्लोवेकिया के कब्जे में जो स्वीडनलैंड जो था उसको उसने अपने अंदर ले लिया, अर्थात उसको भी फिर पूरे चेकोस्लोवेकिया को वह फॉरफिटेड कर लिया, हड़प लिया। इसके दौरान इंग्लैंड भी कुछ उसको खामोशी मतलब कोई कदम नहीं उठाया, और कोई कदम न उठाने के कारण फिर वह उसका समर्थन भी करते रहा, क्योंकि इंग्लैंड की नज़र में वर्सिया की जो पैक्ट हुई थी, वर्सिया पैक्ट संधि हुई थी, उसके नाम पर जर्मनी के साथ बड़ी नाइंसाफ़ी हुई थी, अर्थात तरह तरह के पेनाल्टी उसको देनी पड़ी थी, पीछे जो हम लोगों ने पढ़ा था प्रीवियस टॉपिक में। और जो घरेलू और विदेशी मोर्चे पर जल्दी से जल्दी उससे कामयाबी पाने के लिए अपने नियमों के अनुसार वह आगे की तरफ अग्रसर होते रहा, और अग्रसर होने के लिए उसने इन सब चीज़ों का विशेष योगदान किया। फिर देखिए, हिटलर डिड नॉट स्टॉप हियर, हिटलर वहीं नहीं रुक गया, उसकी अभी आगे की भी दौड़ थी। वह क्या हुआ कि हजमर के मदद से उसको सलाह दिया, और उनको सलाह देने के बाद सेना और हथियारों पर अधिक से अधिक पैसा न खर्च किया जाए, क्योंकि जिससे सरकारी बजट क्या होगी, डिक्रीज हो जाएगी, कम हो जाएगी। लेकिन क्या हुआ कि जर्मनी में इस चीज़ को वह मानने के लिए तैयार नहीं था। हिटलर चूज वार, उसने क्या किया कि आखिर हिटलर ने आर्थिक संकट से निकलने के लिए युद्ध का ही विकल्प चुना कि अब दूसरा विकल्प क्या हुआ, युद्ध हुआ। और इसके लिए उसने क्या किया कि इस प्रोसेस को अप्लाई किया, और इसमें उसने विभिन्न प्रकार के सहयोग को लिया। फिर इसके बाद उसने जब इसका सहयोग लिया तो उस पद पे जाने के लिए हिटलर को वह राष्ट्रीय सीमाओं का विस्तार करने में अधिक से अधिक संसाधन की ज़रूरत पड़ी। जब अधिक संसाधन की ज़रूरत पड़ी तो उसने क्या किया कि सितंबर 1936 में उसने पोलैंड पर अटैक कर दिया, आक्रमण कर दिया। और जब पोलैंड पर अटैक कर दिया तो 1940 में जर्मनी ने इटली और जापान के साथ एक पैक्ट हुआ, जिसको पैक्ट कहते हैं, त्रिपक्षीय मतलब 3 पक्षीय समझौता कहा जाता है। यह पैक्ट कब हुआ? 1940 में जर्मनी ने इटली और जापान के साथ किया। जर्मनी ने इटली और जापान के साथ, जर्मनी हुआ, इटली हुआ और जापान, इन तीनों लोगों के सहयोग में एक पैक्ट हुआ। इस वजह से क्या हुआ कि फ्रांस और इंग्लैंड के साथ उसका युद्ध शुरू हो गया, क्योंकि तीनों एक हो गए। तो अब बचे क्या? फ्रांस और इंग्लैंड, उसके साथ युद्ध शुरू हो गया। फ्रांस और इंग्लैंड के साथ युद्ध शुरू हो जाने पे 1940 में जब फ्रांस और इंग्लैंड से युद्ध शुरू हो गया तो उस दौरान युद्ध शुरू हो गया तो उस दौरान उसने इन सभी चीज़ों को ओके माय डियर स्टूडेंट, फिर देखिए इसके बाद हम लोगों ने क्या किया कि देखा कि तीनों के बीच एक संधि हो गई, पैक्ट हो गई। और उस पैक्ट के दौरान उन लोगों ने 1940 में जर्मनी ने इटली जापान के साथ एक त्रिपक्षीय संधि पर जो पैक्ट हुआ उस पर सिग्नेचर हुआ पैक्ट में। और इसके बाद जब पैक्ट हो जाने के बाद इस पैक्ट के आधार पर अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल जिसको कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में हिटलर का और भी मजबूती बढ़ गई। और यूरोप में
अधिकतर जितने भी देश थे वह जर्मनी के समर्थन करने के वाले थे, और बाकी जो लोग थे वे उनके हाथ की कठपुतलियां बन गए। अर्थात जैसा हिटलर बोलता था उसी के अनुसार करना पड़ेगा। अगर हिटलर बोलेगा सूरज उदय होगा तो सूरज उदय होगा, अगर सूरज अस्त होगा बोलेगा तो सनसेट होगा, और जो कहेगा वही, अर्थात दिन कहता तो दिन, रात कहता रात, बाकी लोगों को यह कहना ही पड़ता है। अगर ये नहीं कहेंगे तो उनको वहाँ से हटा दिया जाएगा, अर्थात सज़ा दे दिया जाएगा। कंसंट्रेशन कैंप पढ़े थे आप लोग ना? ठीक, कंसंट्रेशन कैंप में क्या किया उसने? बहुत सारे लोगों को दंडित किया जो कम्युनिस्ट पार्टी के थे। ठीक इसी तरह उसकी जो जी हुजूरी करेगा उसके लिए ठीक है, जो नहीं करेगा उसको सज़ा मिलेगा। फिर इसके बाद 1940 के अंत में हिटलर अपनी ताकत की एक लंबी सीमा मतलब ऊंचाई पे पहुंच गया। फिर आप देखिए इस वाले पैसेज में, सेकंड पैसेज में यह बताया जा रहा है हिटलर ने अपना सारा ध्यान कंसंट्रेशन किस पे, यूरोप को जीतने में दीर्घकालीन जो उसके सपने थे केंद्रित कर लिया। वह जर्मन जनता के लिए संसाधन और रहने की जगह, जिसको कहते हैं लिविंग स्पेस का इंतजाम किया, व्यवस्था किया। जून 1941 में उसने सोवियत संघ पर आक्रमण कर दिया, और हिटलर का यह एक ऐतिहासिक मूर्खता थी। इस आक्रमण से जर्मनी पश्चिमी मोर्चा ब्रिटिश वायु सैनिकों के बमबारी की चपेट में आ गया, जबकि पूर्वी मोर्चा पर सोवियत सेना जर्मनी को इतनी परेशान कर दी कि जर्मनी पूर्ण रूप से हताश हो गया। सोवियत लाल सेना ने जर्मन सेना को घुटने टेकने के लिए मजबूर कर दिया, और सोवियत सैनिकों ने पीछे हटते जर्मनी सेना का आखिर तक पीछा किया, जब तक कि अंत में वे बर्लिन के बीचों बीच न पहुंच जाएं, जहाँ तक वहाँ उनको दौड़ाता रहा है। इस तरह हम लोग यह पाते हैं कि आधी सदी के लिए समूचे पूरे यूरोप पर सोवियत वर्ष स्थापित हो गया, सोवियत का अधिकार हो गया। फिर नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग जाते हैं। इस टॉपिक में आप यह बताया गया है कि अमेरिका इस युद्ध में फंसने से लगातार बचता रहा। अच्छा, अमेरिका इसमें इन्वॉल्व नहीं होना था। अमेरिका पहले विश्व युद्ध से उत्पन्न विभिन्न प्रकार की समस्याओं को नहीं झेलना चाह रहा था, लेकिन लंबे समय तक युद्ध से दूर नहीं रह सका, क्योंकि कहते हैं कि जब हवाएं चलती हैं तो हवाओं के चलने के साथ उसके इर्द गिर्द जो रहते हैं उसको भी वह उड़ा ले जाती है। ठीक इसी प्रकार वह भी दूर नहीं रह सका, उसको भी इसमें इन्वॉल्व होना पड़ा। लेकिन और इसके बाद पूर्व में जापान की ताकत फैलती गई, जापान अपनी ताकत को विस्तार करते गया। उसने फ्रेंच इंडो चाइना पर कब्जा कर लिया, और प्रशांत पैसिफिक ओशन देते होते प्रशांत महासागर में अमेरिका नौसैनिक अपने हमले की योजना बना रही थी। जब जापान ने हिटलर को समर्थन दिया और हार्बर पर अमेरिकी जो सैन्य थे उस पर बमबारी का निशाना बनाया, तो अमेरिका भी दूसरी विश्व युद्ध में कूद पड़ा, जंप दे दिया, और यह युद्ध मई 1945 में हिटलर के पराजय और जापान के हिरोशिमा शहर पर अमेरिका परमाणु बम गिराने के साथ खत्म हो गया। फिर इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक में आइए माय डियर स्टूडेंट। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान संक्षिप्त ब्यौरों के बाद हम लोग यह पाते हैं कि हेलमुट और उसके पिता की कहानी पर वापस लौटते हैं। यह युद्ध के दौरान नाजिल के जुल्मों की कहानी यहीं से दूसरी ओर मोड़ लेती है। ओके माय डियर स्टूडेंट, सी यू अगेन।
next video. So this is your responsibility. You write about the distraction of, you write about the reconstruction of different activities, reconstruction of different activities. Okay, this is your offline